नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ को मजबूत करना चाहती है। पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी भाजपा ने अब बूथ प्रभारी नियुक्त करने का बीड़ा उठाया है। ये बूथ प्रभारी चुनाव के समय तो महत्वपूर्ण होंगे ही, लेकिन उसके पहले चुनावी माहौल भी बनाएंगे। जिन हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला उन्हें लाभ दिलाएंगे और फिर संगठन को यह भी बताएंगे कि किस हितग्राही का राजनीतिक झुकाव किस तरफ है। ये जमीनी तैयारी निश्चित रूप से चुनाव के समय फायदेमंद साबित होगी। ये एक तरह से गुजरात के शक्ति केंद्र की कॉपी है। तैयारी तो कांग्रेस ने भी की है और कांग्रेस भी बूथ स्तर तक पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा की इस कवायद को यह कहकर खारिज करती है कि भाजपा के राज में भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या भाजपा को अपने बूथ प्रभारियों से अतिरिक्त शक्ति मिलेगी और कांग्रेस जमीनी स्तर तक पहुँचने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चुनावी वर्ष में भाजपा और कांग्रेस तू डाल डाल तो मैं पात पात की तरह शतरंजी चालें चल रही हैं। कांग्रेस ने चुनाव को देखते हुए जहां बूथ की मजबूती का अभियान प्रारंभ किया है, तो वहीं भाजपा ने हर बूथ पर एक प्रभारी नियुक्त करने का फैसला कर लिया है। भाजपा का प्रभारी चुनाव के समय तो मदद करेगा ही, चुनाव से पहले गरीबों को केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाएगा। प्रभारी की भूमिका हितग्राही मूलक योजनाओं की मॉनिटरिंग की भी होगी। यही नहीं, प्रभारी हितग्राहियों के राजनीतिक रुझान का भी डेटा तैयार कर मंडल और जिला अध्यक्षों को भेजेंगे, जहां से ये रिपोर्ट प्रदेश संगठन तक पहुंचेगी। यानी भाजपा एक तीर से कई निशाने साध रही है। योजना गुजरात की तर्ज पर शक्ति केंद्र बनाने की है, ताकि गुजरात जैसे चुनावी परिणाम मिल सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बूथ कार्य विस्तार अभियान के अंतर्गत हम प्रत्येक बूथ पर 51% वोट पाने का लक्ष्य बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारा अभियान है बूथ कार्य विस्तार अभियान के अंदर प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना, और उसके लिए शक्ति केंद्र की हमारी जो रचना है उस शक्ति केंद्र की रचना को और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम। एक शक्ति केंद्र के अंदर 6 बूथ और वो 6 बूथों पर प्रभावी तौर पर भूमिका निभाने का काम शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, तो एक बड़ी टीम हमारी शक्ति केंद्र की खड़ी होगी। शक्ति केंद्र की रचना को ताकत देने का काम हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि गुजरात का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाला, क्योंकि वहां परिस्थितियां अलग हैं। पहले चुनाव में भी त्रिदेव, 16 देव, 17 देव तय किए थे। क्या हुआ? देव अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और गुजरात फार्मूले में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ और मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। गुजरात में तो मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसा नहीं होता जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में सरेआम गृह मंत्री अपराधियों को कोर्ट का फैसला आने के पहले ही सज़ा से बचा लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न हैं। मध्य प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर शक्ति केंद्र बनाने की भाजपा की योजना है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसको अलग तरीके से लागू किया जाना है। भाजपा संगठन और सरकार का मुख्य फोकस केंद्र और राज्य की योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या अधिक से अधिक करने का है। अब यह जिम्मेदारी बूथ प्रभारियों को भी सौंपी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका अनादि टीवी में। और सबसे पहले आप ही के पास कि बूथ प्रभारियों की जो बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, और हमने देखा कि गुजरात में उसके क्या परिणाम निकले हैं कि पिछले चुनाव की अपेक्षाएं बीजेपी ने जिस प्रकार से क्लीन स्वीप किया, वोटिंग परसेंट उनका वोट शेयर भी 53% तक पहुँच गया और मध्य प्रदेश में 51% की बात हो रही है। तो क्या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने फार्मूला तैयार किया है वो पूरा सक्सेस रेट उसका उसी तरह से होता नजर आ रहा है जो गुजरात में हुआ था, या कुछ अतिरिक्त उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश की परिस्थितियों के हिसाब से? मनोज जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच राजनीतिक परिस्थितियां बहुत अलग हैं। गुजरात में कांग्रेस जहां बेहद कमजोर स्थिति में थी और कांग्रेस के जो मजबूत चेहरे माने जाते थे, चाहे आप देख लें पाटीदार समाज के नेता हों
या हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल की बात कर लें, जिग्नेश मेवाड़ी की बात कर लें, या अन्य जो चेहरे थे, वो चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके थे। तो एक तो वो बड़ा कारण था। दूसरा, वहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, तो एक वो फैक्टर भी बड़ा काम कर रहा था। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर था कि आपने देखा होगा, वहां साल भर पहले सीएम बदल दिए जाते हैं, सारे मंत्रिमंडल को बदल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने का एक बड़ा प्रयास किया गया था। तो सारी चीजें मिलाकर वहां जो चुनाव परिणाम आए, वो सारी चीजें मिलाकर आए हैं, ना कि बूथ प्रभारी या सेक्टर प्रभारी के रूप में आए हैं। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी अभी भी बरकरार है। और आपने देखा होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी एक बड़ा फैक्टर ने काम किया है। तो एक तो कारण यह है। दूसरा, जब आप बूथ की बात करते हैं, सेक्टर की बात करते हैं, तो आपने इसके पहले त्रिदेव भी बनाए थे, और त्रिदेव को आपने कहा था बड़ा ताकतवर बनाएंगे, उनको एक यूनिक आईडी दी जाएगी, तमाम सारी चीजें संगठन ने भी कही थी और सरकार में बैठे लोगों ने भी कही थी। लेकिन उन त्रिदेव का आज कहीं अता पता नहीं है। उसकी वजह अलग है। वो पदाधिकारी तो हैं, लेकिन वो उस तरह से सक्रिय नहीं है। अगर उस तरह से सक्रिय होते तो नगरीय, लेकिन हो सकता है अभी चुनाव में वक्त है इसलिए। और दूसरा, जो गुजरात का जिक्र है, तो पुरुषोत्तम रूपाणी वो कोई मास लीडर नहीं थे, केवल उनको वैकल्पिक व्यवस्था में आनंदीबेन पटेल की जगह बना दिया गया था, या उप मुख्यमंत्री जो नितिन पटेल थे उनके साथ उनकी अदावत जग जाही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अगर तुलना करें तो शिवराज की तुलना में दोनों पार्टी के पास कोई नेता नहीं, ना मास लीडर है इतना, ना ऐसा कोई है कि जो मध्य प्रदेश में इतना लगातार घूमता हो, जनता से सीधा संवाद रखता हो। आपकी बात सत्य है। शिवराज सिंह से बड़ा मास लीडर इस समय मध्य प्रदेश में नहीं है, ना कांग्रेस के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जब आप एंटी इनकम्बेंसी का असर देखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। और खाली एक चेहरे से आप नहीं जीत सकते। चेहरे के साथ साथ आपके पास सहयोगियों की उतनी अच्छी ही टीम होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी की टीम है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनका सबको मालूम है। और अभी जिस तरह की खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में कई मंत्री ऐसे हैं कि जो चुनाव हार सकते हैं। तो इसका भी तो असर ये तो हमने 18 में भी देखा, हमने 13 में भी देखा। नहीं, 18 में देखा तो आपको अगर मंत्री जीत जाते हैं सारे के सारे, तो भारतीय जनता पार्टी को वो जादुई आंकड़ा मिल जाता और सरकार से बाहर नहीं होना पड़ता। बिल्कुल। और अब तो परिस्थितियां लेकिन सूर्यकांत जी, वहां भी तो परिस्थिति ऐसी थी कि यदि उन मंत्रियों को टिकट काट दिए जाते थे तो उनसे ज्यादा मजबूत दावेदार नहीं था वहां। उनके तो चांसेस भी थे कि जीत सकते थे, क्योंकि उनने वहां किसी को पनपने ही नहीं दिया ना अपने अपने क्षेत्रों में। यही तो बात है। लगातार आप देखिए, सरकार में होने के बाद मुख्यमंत्री कहते रहे, संगठन के नेता कहते हैं, तमाम बड़े पदाधिकारी जो आते हैं, प्रदेश प्रभारी से लेकर सारे लोग कहते हैं, वो अपने मंत्रियों के खिलाफ लगाते हैं। वो कहते हैं कि आप क्षेत्र में जाइए, जनता से संवाद रखिए, जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए, रात में आप किसी गांव में चौपाल लगाइए। लेकिन कितने मंत्रियों ने लगाई? कितने मंत्रियों ने इन पर अमल किया? जिले के प्रभार में मंत्री सिर्फ महीने में एक आध बार जाते हैं, वो भी अति आवश्यक काम होता है इसलिए जाते हैं। अगर उनका बस चले तो वो वहां भी न जाए। और कार्यकर्ताओं की कितनी बात सुनते हैं, जिला कार्यालयों में कितनी बार जाते हैं, ये सारी तमाम चीजें हैं। तो उन सब का हिसाब किताब हम देखते हैं, जनता कर देती है। और जो ये सब करते रहते हैं वो लगातार आप देखिए, कोई 4 चुनाव से जीत रहा है, कोई 5 चुनाव से जीत रहा है, कोई 6 बार से जीत रहा है। और न केवल मंत्री, अगर विपक्ष की भी हम बात करें कि केपी सिंह जैसे भी लोग हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह भी हैं, कि जो विपक्ष में रहते हुए लगातार अच्छे मतों से जीतते रहे, क्योंकि सीधा जनता से उनका संवाद है, सीधा लोगों से मिलते हैं। जनता से संवाद है, जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं और जनता के साथ हमेशा, जनता के लिए उनके हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री तो ऐसे हैं कि जनता के लिए तो ठीक है, उनके कार्यकर्ता तक परेशान है मिलने के लिए, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे तमाम उदाहरण है। अभी एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व जनप्रतिनिधि और चुनाव प्रबंधन का काम देख चुके नेता मुझे मिले, तो उन्होंने अपना दुख इसी तरह से बयां किया था कि वो जाके एक मंत्री के घर पर 3 घंटे बैठे रहे, तब कहीं जाकर उनकी मुलाकात हुई, और वो भी 1 मिनट के लिए। मंत्री जी ने कहा मुझे जल्दी जाना है, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है जैसे को तैसा, क्योंकि ऐसे मंत्री हम भी जानते हैं जो मंत्रिमंडल से जब चुनाव हार गए बाहर हैं, वो जैसे अब मीडिया से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं। जब वो मंत्री थे तो वो बंगले के बाहर भीड़ रखी रहती थी, और जब वो पूछते थे स्टाफ से 200-300 लोग हो गए हैं,
तब वो बाहर दर्शन देने आते थे, ऐसा लगता था कि जैसे कोई डोली निकल रही हो और वो कोई सवारी निकाल के अपने भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं। तो उनका आश्रम देख लेते हैं। तो ब्रजेश जी, लेकिन हितग्राहियों को जो साधने की बात है, तो एक तरफ हम देख रहे हैं जो मुफ्त अनाज वाली योजना है वो 1 साल बढ़ गई है, तमाम सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही, हितग्राहियों पर लगातार फोकस किया जा रहा है। तो जो ये हितग्राही वर्ग एक हमने देखा है कि बड़ा इफेक्टिव होता है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि एक नया वर्ग जो तैयार हो गया है हितग्राहियों का, वो पार्टी नहीं देखता, वो ये देखता किस पार्टी ने मुझे लाभ दिया है, चाहे उसकी निष्ठा किसी भी पार्टी के प्रति रही हो। लेकिन जब वो वोट करने जाता है तो वो ये देखता है कि हमको व्यक्तिगत लाभ कहाँ से मिल रहा है। तो ये एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है इस चुनाव में। देखिए मनोज जी, ये बड़ा वोट बैंक बन गया है बीजेपी का। हम देख रहे हैं सीधा व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है लोगों को, और लाभ देने के बाद हम देख रहे हैं बीजेपी का कार्यकर्ता और यह जो भी सरकार दे रही है, क्योंकि केजरीवाल सबसे बड़े उदाहरण है जी, और इफेक्टिव नहीं होता मनोज जी तो ये योजना लगातार बढ़ती नहीं। निश्चित तौर पर उनका जो फल मिल रहा है, उनका जो लाभ मिल रहा है सत्ताधारी दलों को, तो शायद इसी वजह से ये योजना लगातार बढ़ती है। हमने देखा कि यूपीए सरकार ने एक योजना लगाई थी, चालू की थी, मनरेगा। आप देखिए कि योजनाओं का नाम तो बदल गए लेकिन योजना बंद नहीं हुई, क्योंकि वो इफेक्टिव योजना है और इस योजना की बदौलत दूसरी बार सत्ता में भी आ गई थी यूपी। तो जब हितग्राही, एक बीजेपी का कोई अपना ऐसा वोट बैंक नहीं था जो हितग्राहियों के माध्यम से उसने अपना एक वोट बैंक तैयार कर लिया, जो वोट बैंक आज की तारीख में भले ही कांग्रेस कहती रहे कि लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए वो उनसे नाराज हैं, उनको नहीं, लेकिन आप देखिए कोरोना काल से लेकर अब तक आपको घर घर अनाज पहुंचाया जा रहा है, हर परिवार को अनाज दिया जा रहा है। तो इफेक्टिव नहीं, कोई भूखा नहीं रह रहा है ना, किसी को मिल रहा है और इतना पर्याप्त मिल रहा है कि वो उसको बेच तक रहे हैं। बिल्कुल, ये भी ऐसी खबरें भी आती हैं लगातार। अब आयुष्मान योजना को देख लीजिए आप, लोग अपने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं। सरकारों ने देखी कितने बड़े घोटाले भी सामने आ गए कि आप, लेकिन लोग तो गए ना इलाज कराने के लिए, उसका दुरुपयोग कोई संस्थाएं कर रही हैं, अस्पताल प्रबंधन कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल वाले कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लोगों को लाभ मिल रहा है, वो जा रहे हैं तो उनको आराम से इलाज मिल रहा है। नहीं तो आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों में वहाँ की जगह पे धक्के खाते रहते, इलाज नहीं मिलता था। तो क्या जिनको इलाज मिल रहा है, जिनकी ने पहले ही परिस्थितियाँ देखी हैं, उनको वो सत्ताधारी दल या जो भी पार्टी उनको लाभ दे रही है उससे नहीं जुड़ेंगे। और जब लाभ देने वाले खुद जा रहे हैं आपके दरवाजे पे कि आपको लाभ मिला भैया ध्यान रखना, और यदि लाभ नहीं मिला तो हम आपको दिलवा रहे हैं। तो ये जो योजना है, जो हितग्राही जो मूलक योजना है, जो सीधे बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, जो व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है, और अब उसमें कहीं बीच में कोई गैप नहीं बचा है, कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी करने के साथ वो नहीं बचा है। तो आप देखिए चाहे वो किसान हो जिनको डायरेक्ट जिनके खाते में राशि आ रही है, तो जब उनको मालूम है कि ये राशि सीधी आ रही है, इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके खाते में आएगी, तो निश्चित तौर पर वो सरकार की पक्ष में जाएगा, या जो सरकार ने योजना लागू की है उसके पक्ष में जाएगा। तो ये जो हितग्राही मूलक योजना है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होती है, चाहे हम पिछले चुनावों की बात कर लें, चाहे इससे पहले। बस अर्थ है कि वो जो प्लान करके चल रहे हैं उस पर पूरा अमल हो जाए, जो सूर्यकांत जी कह रहे थे कि लेकिन एक जो कमी आ जाती है, हम देख रहे हैं लगातार सत्ता में है, वो यदि 15 माह छोड़ दिया जाए तो संगठन और सरकार में तालमेल का जो सूर्यकांत जी भी कह रहे थे, त्रिदेव बनाने की आपने बात की थी, तो वैसा देखिए आप विपक्ष में रहते हैं तो आपका संगठन वैसा काम करते हुए दिखता है क्योंकि वो विरोध करता है, सड़क पर आता है। लेकिन जब आप सत्ताधारी दल के संगठन हैं, जब आपकी दल की सरकार है, तब आपके पास दूसरी जिम्मेदारियां रहती हैं कि आप सरकार की जो योजना है उनका लोगों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिला सकें, उन योजना में कोई खामी है तो उसको बता सके सरकार को। तो जो आपको जन जागरूक अभियान चलाने की, सीधे हितग्राही के पास जाने की कि आपको कोई संकट है, कोई परेशानी है, योजना में कोई गड़बड़ी आ रही, कोई शिकायत है, तो उसको दूर करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो आप धीरे से काम कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हो। हम देख रहे हैं कि चुनावी साल में आप कह रहे हो सरकार की योजनाओं का आप लोगों तक पहुंचाइए, उनको लाभ दिलाइए। ये काम आपको पूरे 5 साल करना चाहिए। सरकारी योजना में क्यों नहीं लगाता? संगठन को लगाना चाहिए, उसके नीचे तक उसके पूरा पदाधिकारी हैं, बूथ स्तर तक हैं, पन्ना तक हैं उसके अधिकारी, यही ये काम यदि 3-4 साल से कर रहे होते तो आज आपको बैठ के करने की या जरूरत नहीं होती हितग्राहियों को जोड़ने की। सरकार को सम्मेलन करने की जरूरत नहीं होती कि हितग्राही सम्मेलन कर रहा है, हम उनको योजनाओं का सीधा लाभ देंगे। आप तो जाइए योजनाओं का लाभ देना। मंत्रियों और अफसरों पर भी सवाल है कि अगर उनके रहते, बीजेपी के मंत्रियों के रहते अगर ये सब नहीं हो पा रहा है और कार्यकर्ताओं को जुटना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंत्रियों की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि लगातार मंत्रियों से कहा जाता है कि वो प्रभार के जिलों में जाएं। कुछ मंत्री देखिए आप सक्रिय रहते हैं लेकिन वो अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं और अपने गढ़ को मजबूत करने में लगे रहते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये है ना कि मंत्री तो सभी को बनाया नहीं जा सकता, सारे विधायकों को। तो आपको आपकी पार्टी की जो योजना है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको लाभ दिला सकें, आपके विधायकों को आप सचेत करें, आप उनको बताएं कि ये इन योजनाओं का आप लाभ ले लीजिए, लगातार उनसे संवाद करें, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करें। आप देखिए कि पहले एक दौर था जब बीजेपी 2003 के बाद सत्ता में आई थी,
तो बीजेपी कार्यालय में मंत्री जाते थे, हमने कांग्रेस कार्यालय में भी मंत्रियों को जाते देखा, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद। लेकिन आपने पिछले लंबे अरसे से कहीं देखा है कि मंत्रियों की कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क हो रहा हो, कार्यालय में जा रहे हो, बैठ रहे हो, कार्यालय में उनको बुलाया जा रहा हो कि बैठिए यहाँ कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कीजिए? तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है बीजेपी के। जो कार्यकर्ता यदि नाराज होकर घर बैठ गए तो उसके नुकसान होता है। यदि उनको आप काम पे लगाए रहेंगे, उनकी सुनवाई करते रहेंगे, उनकी जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करते रहेंगे, बिल्कुल, केवल आपके ये कहने से नहीं काम चलेगा कि बीजेपी के पास हर काम के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए काम है। तो सूर्यकांत जी, कांग्रेस भी उसी तर्ज पे आगे बढ़ने की बात कर रही है कि जो बीजेपी फार्मूला करा रही, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना। तो बेहतर होता है, जब हमने देखा था दीपक बावरिया ने एक मंडलम योजना लेकर आए थे और मध्य प्रदेश में अच्छे नतीजे मिले थे। बाद में दीपक बावरिया की विदाई हो गई और वो योजना भी ठंडे बस्ते में पार्टी ने डाल दी। तो बेहतर होता है कि जब उपचुनाव के बाद से आपकी जब सरकार चली गई थी, उपचुनाव में हार गए थे, तब इस योजना को आप कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सक्षम आदमी है कमलनाथ कांग्रेस के पास हर तरह से, तो वो उसको जारी रख सकते थे और नीचे तक मजबूत टीम बना सकते थे। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने टाइप की बात हो रही है कि चुनाव सर पर आ गए और आप नीचे मजबूती की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और जबकि आपको मजबूती की बात नहीं करना चाहिए थी, मजबूती करके दिखा देना था, टेस्ट करना चाहिए थी, टेस्ट कितनी हो गई था। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले संगठन के रूप में बेहद कमजोर है। लेकिन कमलनाथ जी इस चीज को सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार करते हैं, पार्टी के अंदर भी स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके साथ जो टीम है, वो टीम उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है संगठन को मजबूत करने में। यही वजह है, आपने देखा वो होगा, टीम भी तो उन्हीं की पसंद की, उन्हीं की बनाई हुई है। हाँ, ये बात भी सही है। तो उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास उससे अच्छी टीम नहीं है, या तो यूं कह लें तो डेपुटेशन पे ले लेते वो बीजेपी से। अगर ऐसा होता तो वो निश्चित रूप से ले लेते, मुझे लगता है, क्योंकि ले नहीं पाए ना, लोग जाने के लिए तैयार थे, वो कह तो रहते बहुत सारे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ले नहीं रहे थे। लेकिन उनके प्रवक्ता तो अपने विधायक पे सवाल उठा रहे थे। के मिश्रा कह रहे थे कि विधायकों को बचा लेते हैं गृह मंत्री। तो अजब सिंह का हाल ही का किस्सा है, जिन्होंने धन्यवाद दिया पैर छूकर गृह मंत्री को, और उन्होंने कहा भी है कि जैसा चाहो आप उपयोग कर लीजिए। एक विधायक उनके जेल में है, वो कह रहे हैं कि हमें तो कमलनाथ जी ने कहा था सरेंडर कर दीजिए। भैया, आपने विवेक तनखा जैसे बड़े बड़े वकीलों को राज्यसभा भेजा है, आपके पास इतनी फौज है, तो क्यों नहीं उनकी जमानत दिलवा देते? क्यों नहीं उनकी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ते? तब विधायकों को लगता है कि हाँ, पार्टी हमारे लिए कुछ कर रही है, पार्टी के मुखिया हमारी चिंता कर रहे हैं। आप तो कहते जाके यही आरोप अरुणोदय चौबे का भी था सागर को लेकर, और जिसके बाद कमेटी भेजी थी कांग्रेस ने, और फिर कहते हैं कि चले जाते हैं लोग। देखिए, जब कार्यकर्ता तो ठीक, विधायक की सुनवाई ना हो, उनके पक्ष में संगठन खड़ा हुआ होता हुआ ना दिखे, तो फिर उसके परिणाम इसी तरह होते हैं। आप देख लो, जो आपने अभी जो बात की है, उसका वीडियो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पे चल रहा है, खूब वायरल हो रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति आकर बनी क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्वयं के संगठन की कमजोरी है, कांग्रेस नेताओं के, बड़े नेताओं की कमी है, और उसका परिणाम है। अब कांग्रेस तमाम तरह के प्रयास करे, अरे भाई आप पहले कर लेते, आपके पास पर्याप्त समय था, जब से आप सत्ता गई है, आप विपक्ष में आए हैं, आपको लगातार संगठन को मजबूत करने का काम करना था। अब आप देखिए, संगठन की बात चल रही है कि संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा होने वाली है, सारे चुनाव तय कर लिए गए हैं, कि सूची भेजी जा चुकी है दिल्ली कांग्रेस की, लेकिन तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं हम जिलाध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई नया बनेगा, मंडल अध्यक्ष कौन होगा, तमाम सारी आपने देखी होगी। तो क्यों अटकी है सूर्यकांत जी? क्या दिग्विजय सिंह को टाइम नहीं मिल रहा है? क्या वजह है? राहुल गांधी और खड़गे तो सुनने वाले नहीं है, उनकी तो मतलब कमलनाथ जी सुनने वाले नहीं, तो किस वजह से अटकी? जब उनके पास सूची है, उन्होंने बनवाई, उनके लोगों से बनवाई है, तो जारी कर देना। इशारा कर दें अपने लोगों के, भैया आप लोग हैं, मान लीजिए 230 में से आप कम से कम 100 को इशारा कर दीजिए, ये जो सीटिंग वाले हैं, कि भैया आप अपने क्षेत्र में जुड़ जाइए, चुनाव प्रचार में लग जाइए, जो होगा देखेंगे। भैया, आपने वो बात कह दी है कि सूची जो गई है कमलनाथ जी की पसंद की गई है। अब उस सूची पर अगर दिग्विजय सिंह का वीटो लगा हुआ है, जब तक उनके लोग एडजस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वो सूची घोषित नहीं होगी। और सूची कब घोषित होगी? क्योंकि खड़गे जी भली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, पार्टी का चेहरा बन गए हैं वो, लेकिन अब भी राहुल गांधी की मोहर उस पर लगना बाकी है। जब तक राहुल गांधी जी की मोहर नहीं लग जाएगी तब तक वो सूची घोषित नहीं होगी, और सूची घोषित कब होगी कोई नहीं जानता। और कार्यकर्ता तो ठीक है, पदाधिकारियों में इसको लेकर बड़ा असमंजस बना हुआ है कि मैं जिलाध्यक्ष रहूंगा नहीं रहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस असमंजस की स्थिति में पार्टी का जो काम है वो पूरे मन लगा के करने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप समय पर संगठन पदाधिकारियों की घोषणा कर दें, उन्हें जिम्मेवारी दे दें, तो वो निश्चित रूप से, खासतौर पर चुनावी साल में, तो
तो असमंजस की स्थिति किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन कांग्रेस जिम्मेदारियां दे तो रही है सूर्यकांत जी। अरुण यादव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी चुनाव, और वहां छत्तीसगढ़ में भी तभी है, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, यही हाथ जोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ उनके हाथ जोड़ लिए कांग्रेस ने कि आप माफ करो, और अब उनसे हाथ से हाथ जुड़वा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अब अरुण यादव को अगर आप वहाँ की जिम्मेवारी देते हैं तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो कांग्रेस के रणनीतिकार ही जाने। इसका उदाहरण भी है, पिछली बार जब लोकसभा का उपचुनाव आया 6 महीने तक अरुण यादव पूरी मेहनत करते रहे। नहीं तो यहाँ भी तो जिम्मेदारी दी थी ना, कमलनाथ जी ने छीन ली। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मोहर लग, राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में चल नहीं रही, इसलिए उन्होंने कहा अरुण यादव को छत्तीसगढ़ भेज देते हैं। यहाँ कमलनाथ जी की सूची है तो फिर कमलनाथ जी को जारी करना है, तो फिर डिले किस बात की है भाई? उमंग सिंगार भी उदाहरण है ना, राहुल गांधी की टीम के आदमी है, झारखंड में जीत का क्रेडिट मिला और आज पार्टी उनके साथ ही नहीं खड़ी हुई है। नहीं तो आप देखिए ना, जो भी कमलनाथ जी के पार्टी में विरोधी माने जाते हैं वो सारे के सारे नेताओं को जिम्मेवारी तो दी है, क्योंकि उनकी नाराजगी न बढ़ जाए चुनावी साल में। लेकिन उन्हें अन्य जगह अब जीतू पटवारी को जिम्मेवारी कहाँ की दी जाती है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जीतू पटवारी का क्या प्रभाव है और वो इतनी दूर कितनी मेहनत कर पाएंगे, जबकि चुनावी साल है। जबकि मऊ है, वो कहते हैं पार्टी के ही तेल लेना, आप तो मुझे ध्यान रखो। वही बात। तो इस तरह की जब बात होगी तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस में क्या स्थिति है। कांग्रेस अब भाजपा के 5 चिन्हों पर चल रही है बूथ। लेकिन कमलनाथ जी, इन लोगों से कमलनाथ जी को क्या डर है सूर्यकांत जी? ये तो उनसे बहुत ही नीचे है ना, बहुत ही जूनियर है, उनके लिए कोई खतरा ही नहीं बन सकते हैं, तो फिर इनसे क्या डरना है? इनको तो आगे बढ़ाना ही चाहिए उनको। फिर क्या वजह है कि आगे नहीं बढ़ा रहे हैं इस लीडरशिप को, इस यूथ को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वो कमलनाथ को चैलेंज करने वाले एक भी नेता दिख रहा है इनमें से आपको? लेकिन उनके बेटों के लिए तो संकट हो सकता है ना नेताओं के। मनोज जी ने सच बात कह दी है, संकट वही खड़ा हुआ है। कमलनाथ जी को या दिग्विजय सिंह को चुनौती देने वाला मध्य प्रदेश में कम से कम इस समय तो कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ऐसा बड़ा नेता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहीं आकर खड़ी होती है। दिग्विजय सिंह को अपने बेटे को स्थापित करना है, कमलनाथ जी को अपने बेटे को स्थापित करना है। आप उस उदाहरण है ना आपके सामने, आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो दिग्विजय सिंह के बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने के प्रयास में मध्य प्रदेश में सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, तो कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। जबकि केपी सिंह जैसे नेता जो अपनी दम पर, अकेले की दम पर चुनाव लगातार जीत कर आते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, तो आखिर शामिल उन्हें ना करने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है जो सारे लोग जानते हैं। क्या कमलनाथ जी नहीं जानते, या पार्टी के नेता नहीं जानते, या पार्टी के अन्य लोग नहीं जानते हैं? तो ब्रजेश जी, जरूरी ये नहीं कांग्रेस के लिए कि बूथ मजबूत बाद में करे, पहले तो अपने जो यूथ हैं उनको मजबूत कर ले, पार्टी के जो युवा नेता उनको मजबूत कर ले, उनको नई जिम्मेदारी दे दे, उनसे कुछ काम ले ले। मनोज जी, कार्यक्रम जो बनाया है कांग्रेस ने, हाथ से हाथ जोड़ो, मुझे लगता है वो जनता से हाथ जोड़ने से पहले कम से कम अपने नेताओं को ही कोशिश करें कि उनके हाथ से हाथ जोड़ लें। नहीं तो फिर वैसा ही होगा जैसे हम देख रहे हैं, जैसे बीजेपी आरोप लगा रही थी कि जनता इनसे हाथ जोड़ती जा रही है। यदि आपने अपने नेताओं का, अपने पदाधिकारियों का, अपने कार्यकर्ताओं का ही हाथ से हाथ नहीं मिलाया, हाथ से हाथ नहीं जोड़ा, तो निश्चित तौर पर उनकी नाराजगी का खामियाजा भी आपको जनता उसका बोझ चुकाएगी आपको, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप जनता से कैसे जुड़ पाओगे जब अपने नेताओं से, अपने घर से नहीं जुड़ पा रहे, आप अपने लोगों से नहीं जुड़ पा रहे जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, साथ आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं, आपको सत्ता में लाने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जिन्होंने पहले भी योगदान दिया है, उनके योगदान को आप नकार के एक अभियान चला लोगे, सिर्फ कह दोगे जो दूसरे दलों पे जिस तरह से आप आरोप लगाते हो कि कागजी कार्रवाई चल रही, तो मुझे लगता है कागजी कार्रवाई, कागजी अभियान ही कांग्रेस में चल रहा है। पहले उनको नेताओं को जुड़ना चाहिए, फिर जनता से उनको जुड़ने की कोशिश करना चाहिए, वरना जनता तो हम देखते ही हैं फिर हाथ जोड़ ही लेती है। बिल्कुल, और अभी भी हम भी आपके हाथ जोड़ेंगे क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देने को बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती दोनों दलों के बीच है और जो बूथ से स्तर तक मजबूती की बात की जा रही है उसके लिए पार्टियों को अतिरिक्त प्रयास करना होगा, क्योंकि केवल हितग्राहियों के भरोसे आपको पूरा काम नहीं चल सकता, वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके साथ ही केवल बूथ मजबूत करने की बात से भी कांग्रेस का काम नहीं चलना है, क्योंकि बूथ मजबूत तब होगा जब कार्यकर्ता उस बूथ तक जाएगा और उस बूथ तक जाने के बाद वो इतना सक्षम हो कि वो वोटर को घर से निकाल लाए और वोटिंग करा दे। क्योंकि हमने देखा था त्रिदेव फार्मूला नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह फेल हुआ था, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं हुई थी। तो दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना और बड़े नेताओं के मतभेद को दूर करना ही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।